थर्मोकेमिस्ट्री हमारा चल रहा था बच्चों। थर्मोकेमिस्ट्री में हमने हेस लॉ देख लिया था और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लिया था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बताए थे कि किसी भी कंपाउंड का एक मोल बनता है और अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल फॉर्म से बनता है, और वैसे रिएक्शन में जो भी हीट एक्सचेंज होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसी हीट एक्सचेंज को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं इंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो पहले समझा देते हैं ये होता क्या है, उसके बाद हम इसका जो भी समझाएंगे उसको हम लिख देंगे। तो देखो, इंथैल्पी ऑफ कंबसन में क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को तुम ऑक्सीजन में जलाते हो, कहने का मतलब ऑक्सीजन से तुम रिएक्शन कराते हो, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमको मिलता है, ज्यादा स्टेबल भी नहीं जबकि सबसे ज्यादा स्टेबल, जैसे मान लो कि तुम कार्बन को ऑक्सीजन में जलाए तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है तो इस रिएक्शन को हम कंबसन का रिएक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो मोस्ट स्टेबल नहीं है। लेकिन वही अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो हम बोलेंगे कि ये रिएक्शन जो है ये कंबसन का रिएक्शन है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का एक मोल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में रहना चाहिए, चाहे यू बोलो कि एक्सेस अमाउंट में रहना चाहिए, उसका कमी नहीं होना चाहिए, रिएक्शन करके जब मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट देगा तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबसन का रिएक्शन। और कंबसन के रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, उस हीट को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबसन। ठीक है, तो लिख देते हैं इस चीज को, उसके बाद हम लोग नोट कर लेना। देखो बच्चों, when 1 mole of a compound is reacted with excess of oxygen, अच्छा खासा मात्रा में ऑक्सीजन रहना चाहिए, ऑक्सीजन का कमी नहीं होना चाहिए, to produce most stable products। अब ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा कौन कौन सा, तो ये हम बताएंगे एग्जांपल में। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स, देन रिएक्शन इज कॉल्ड कंबसन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन ए कंबसन रिएक्शन, किसी भी कंबसन रिएक्शन में सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज होता है उस हीट एक्सचेंज को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबसन। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर नहीं भी लिखा हो तो मान के चलना है कि जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो रिएक्शन में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे ही हो रहा है। जैसे इस लाइन में हम नहीं लिखे, फिर भी ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो हीट एक्सचेंज जो भी होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, ऐसे रिएक्शन में वो उस कंपाउंड का, किस कंपाउंड का, जिसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराए थे, उस कंपाउंड का कहलाता है इंथैल्पी ऑफ कंबसन। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन अगर O2 से रिएक्शन किया और बनाया मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो यहां पे डेल्टा RH को हम कार्बन का हीट ऑफ कंबसन नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे हीट ऑफ कंबसन? जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाए। तो वैसे केस में जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हीट एक्सचेंज होगा यानी डेल्टा H, वो बराबर हो जाएगा हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन के। ठीक है, इनफैक्ट किसी भी कंपाउंड में जो भी कार्बन का एटम होता है, अगर तुम उस कंपाउंड का कंबसन कराओगे तो वो सारा का सारा कार्बन CO2 गैसियस में जाएगा कंबसन के रिएक्शन में। अगर मान लो कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम है, सपोज करो हम बात कर रहे हैं मीथेन की, मीथेन गैसियस है, और तुम इसका रिएक्शन करा रहे हो O2 के साथ, तब क्या होगा? तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, बना दो CO2 गैसियस प्लस जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके भी मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो याद रखना, कंबसन के रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑलवेज H2O लिक्विड बनाता है, H2O लिक्विड फेज में बनाएगा। ठीक है, H2O लिक्विड फेज में आया, यहां भी अगर डेल्टा RH लिखोगे तो ये कहलाएगा हीट ऑफ कंबसन, किसका? मीथेन का, मीथेन गैसियस का। और बताया था क्या कि जब भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिएक्शन को जरूर बैलेंस करते हैं। तो इसको भी बैलेंस कर लो, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कर दिया गया, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी हमने कर दिया 2। ठीक है, रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, नोट कर लो इतना। अब देखो बच्चों, अब सवाल उठता है कि लिखा हुआ था कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो हम लोग लिख रहे हैं इन ए
कंबसन रिएक्शन, किसी भी कंबसन रिएक्शन में अगर मान लो कोई भी कंबसन रिएक्शन है और जिस कंपाउंड का तुम कंबसन करा रहे हो उस कंपाउंड में कार्बन का जितना एटम होगा वो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जाएगा और सल्फर का जितना एटम होगा वो SO2 गैसियस में जाता है। याद रखना, कार्बन जितना होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस में जाएगा, सल्फर जितना होगा वो SO2 गैसियस में जाएगा, हाइड्रोजन जितना होगा वो H2O लिक्विड में जाएगा। ऑलरेडी बता चुके थे अभी कुछ देर पहले, हाइड्रोजन जितना है वो H2O लिक्विड में जाएगा। तो इन पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है। कार्बन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द कंपाउंड will form CO2 gaseous and SO2 gaseous। कंपाउंड में जो कार्बन और सल्फर है वो CO2 गैसियस और SO2 गैसियस बनाता है, ठीक है। H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म, चाहे फॉर्म ही लिखो, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड फॉर्म H2O लिक्विड, है ना, वाटर बनाएगा लिक्विड फेज में। और कौन सा होता है मेनली, तो मेनली तुमको कंपाउंड में नाइट्रोजन और क्लोरीन भी मिलता है। लेकिन दिक्कत यह है कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जितना भी ऑक्साइड बनाता है वो सारा का सारा ऑक्साइड जो है वो लेस स्टेबल होता है, मोर स्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। सेम कैसा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है और कंबसन का रिएक्शन तब डिफाइन होता है जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो हम लिख सकते हैं कि Cl and N इन दी कंपाउंड, कंपाउंड में जो भी क्लोरीन और नाइट्रोजन है वो रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं रिएक्शन करेगा तो अपने ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में चला जाएगा। इन दी कंपाउंड फॉर्म नाइट्रोजन गैसियस एंड क्लोरीन गैसियस, N2 गैसियस बनाएगा और Cl2 गैसियस बनाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, मान लो कि तुम बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हो, ये बेंजीन लिक्विड हो गया सपोज करो, तुम इसका कंबसन का रिएक्शन लिखना चाहते हो। तो बेंजीन में मौजूद जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 गैसियस बनाएगा और बेंजीन में जो हाइड्रोजन मौजूद है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O लिक्विड बनाएगा। बैलेंस कर दो, 6 कार्बन 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन, यहां 3 लगा दो, ऑक्सीजन 12 3 15, 15/2 हो गया। तो यहां पे जो भी डेल्टा RH होगा वो डेल्टा RH बराबर हो जाएगा हीट ऑफ कंबसन ऑफ C6H6 लिक्विड के। अगर मान लो हम 2 मोल का करा रहे होते रिएक्शन, बैलेंसिंग में यहां 2 मोल रखते हैं, तो जो हीट रिलीज होता, अभी जितना हीट रिलीज हुआ है उसका दुगना रिलीज होता है। 1 मोल में अगर X रिलीज हो रहा है तो अगर तुम 2 मोल लोगे तो हमेशा 2X रिलीज होगा। और हम ये रिलीज होगा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंबसन के रिएक्शन में ऑलवेज स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, स्टेबल, और स्टेबल प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होता है कि कम होता है। मान लो 2 कंपाउंड है, 2 में एक मोर स्टेबल एक लेस स्टेबल, किसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो तुम पढ़े होगे कि एनर्जी जितना ज्यादा होता है ना, स्टेबिलिटी उतना कम होता है। तो जो कंपाउंड मोर स्टेबल उसका एनर्जी कम, तो कंबसन के रिएक्शन में मोर स्टेबल कंपाउंड बना यानी एनर्जी कम गया। तो सपोज करो लेफ्ट साइड में एनर्जी मान लो 200 कैलोरी था और राइट साइड में कम गया, घट के 150 हो गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन से बाकी का 50 कहां गया, तो तुम बोलोगे रिलीज हो गया वो। अगर रिएक्टेंट में 200 था, प्रोडक्ट में 150 है घट के, क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, तो जो 50 है वो एनवायरमेंट में रिलीज हो गया। यही रीजन है कि कंबसन का जितना रिएक्शन होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन वो सारा का सारा एक्सोथर्मिक होता है, उसमें हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तुम लिख सकते हो, ऑल कंबसन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। जितना भी कंबसन रिएक्शन है सब में हीट रिलीज होगा, सारा का सारा एक्सोथर्मिक होगा। अगर सवाल में किसी कंपाउंड का कंबसन वर्ड अगर इस्तेमाल करे, अगर कंबसन वर्ड नहीं इस्तेमाल किया है, सीधे O2 से रिएक्शन करा रहा है, तो तुम उसको कंबसन तभी बोलोगे जब स्टेबल प्रोडक्ट यानी CO2 गैसियस, H2O लिक्विड ये सब मिले। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन प्लस O2 ये रिएक्शन किया और मान लो बना दिया 2NO2 बनाया, ऐसा। अगर 1 मोल बनाना चाहते हो तो 1 मोल ही बना दो,
यहाँ पे हाफ कर देंगे N2 और ये O2 ही रहेगा। ठीक है, चाहे तुम NO भी बना सकते हो। NO बनाने के लिए हम कहते हैं हाफ N2 प्लस हाफ O2 बराबर NO। ये दोनों का दोनों कंबसन का रिएक्शन नहीं है, ये दोनों इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। क्यों कंबसन का रिएक्शन नहीं है? तुम बोलोगे ऑक्सीजन से रिएक्शन कर तो रहा है, एक मोल बन तो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है। रियलिटी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंबसन कराओगे तो प्रोडक्ट कोई दूसरा बनेगा ही नहीं, सेम यही रहेगा। कंबसन के रिएक्शन में दोनों रिएक्शन करने वाला नहीं है। जबरदस्ती रिएक्शन करा दोगे तुमको इसको हीट देना पड़ेगा, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। नाइट्रोजन जब भी अपना ऑक्साइड बनाता है तो उसका डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव है ना। दीज आर नॉट कंबसन रिएक्शंस, है ना। ये दोनों का दोनों कंबसन का रिएक्शन नहीं है। N2O भी बना दो वो भी कंबसन का रिएक्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन अगर कंपाउंड में है और तुम कंबसन करा रहे हो तो N जो है वो N2 में जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। सपोज करो C6H5NH2 एनिलीन। एनिलीन का तुम कंबसन करा रहे हो O2 गैसियस के साथ। एनिलीन मान लो सॉलिड है, तो जब ये रिएक्शन करेगा कार्बन किस में जाएगा? CO2 गैसियस में। हाइड्रोजन किस में जाएगा? H2O लिक्विड में। और नाइट्रोजन का क्या सीखा? जो N है कंपाउंड में वो चला जाएगा N2 गैसियस में, वो O2 से रिएक्शन नहीं करेगा। बैलेंस कर लो, 6 कार्बन 6 लगा दो, हाइड्रोजन कितना 5 और 2 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2। 7 हाइड्रोजन आ गया। नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हाफ लगा दो। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 गुना 2 12 और 12 में 7/2 यानी 3.5, 12 और 3.5 15.5 ऑक्सीजन हो गया। 15.5 हो गया यानी 31/2 और यहाँ पे O2 पहले से है तो यहाँ पे लिखोगे 31/4। हो गया रिएक्शन बैलेंस्ड। यहाँ पे अगर डेल्टा RH लिखोगे तो डेल्टा RH बराबर आएगा हीट ऑफ कंबसन ऑफ C6H5NH2, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। अब देखो बच्चों, हम चाहें तो इंथैल्पी ऑफ कंबसन के सहारे आइसोमर्स पढ़े होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आइसोमर्स का स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। चाहे अगर स्टेबिलिटी दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे इंथैल्पी ऑफ कंबसन को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो हम बात कर रहे हैं सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन का, दोनों का दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। ठीक है, सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन। ये हो गया सिस ब्यूटीन और ये हो गया ट्रांस ब्यूटीन। ठीक है, और तुम पढ़े होगे कि सिस ब्यूटीन से ट्रांस ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होता है। ऑर्गेनिक में ऐसा पढ़े होगे? नहीं पढ़े हो तो याद रखो ट्रांस ब्यूटीन सिस ब्यूटीन से ज्यादा स्टेबल होता है। मान लो ये हमारा एनर्जी का एक्सिस है, तो जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा उसका एनर्जी उतना कम होगा, और उसका एनर्जी उतना कम होगा तो उसे हम उतना नीचे लिखेंगे, एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो अगर इस पर तुमको सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन को रिप्रेजेंट करना है तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि यहां पे अगर सिस ब्यूटीन होगा तो इस वाले पॉइंट पे ट्रांस ब्यूटीन होगा, क्योंकि ट्रांस ब्यूटीन मोर स्टेबल है सिस ब्यूटीन से। तो अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका एनर्जी कम, सिस ब्यूटीन का ज्यादा। अब एक काम करो, इन दोनों का रिएक्शन तुम ऑक्सीजन से करा दो। तो अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो सिस ब्यूटीन में भी 4 कार्बन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो प्रोडक्ट तो दोनों में सेम मिलेगा, CO2 और H2O। तो अगर हम दोनों का कंबसन करा दे O2 के साथ तो मिलेगा CO2 प्लस H2O। अब इन दोनों को हम नीचे क्यों लिख रहे हैं? नीचे इसलिए लिख रहे हैं कि कंबसन के रिएक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, तो अगर स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा तो उसका एनर्जी और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी सिस ब्यूटीन का, जब वो O2 से रिएक्शन करके CO2 और H2O बनाया तो CO2 और H2O का एनर्जी सबसे कम हो गया, है ना। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हुआ तो एनर्जी सबसे कम हो गया। सिमिलरली ट्रांस ब्यूटीन का भी रिएक्शन करा है, ठीक है, तो ट्रांस ब्यूटीन भी चला गया CO2 और H2O में। सपोज करो सिस ब्यूटीन का एनर्जी जो था वो E1 था, इसका E2 है और इसका E3 है। तो एक बात बताओ, जब तुम सिस ब्यूटीन को O2 से रिएक्शन करा के CO2 और H2O बनाए हो तो इस केस में एनर्जी कितना रिलीज होगा? तो तुम बोलोगे एनर्जी जो है वो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर रिलीज होगा एनर्जी कंजर्वेशन से। शुरू में एनर्जी E1 था, अब E3 हो गया, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो रिलीज कर जाएगा। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज किया बच्चों, इस लेवल
और इस लेवल के बीच में, ठीक है, इन दोनों लेवल के बीच में जो एनर्जी रिलीज किया उसे हम बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ कंबसन सिस ब्यूटीन का। और ट्रांस ब्यूटीन और CO2H2O के एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी है ये कहलाएगा हीट ऑफ कंबसन ट्रांस ब्यूटीन का। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, जब तुम सिस ब्यूटीन को जलाए हो और CO2 और H2O बना तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेकिन ट्रांस ब्यूटीन के केस में कम एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसका रीजन क्या है, अगर सिंपली अगर बोलकर हम बताएं तो ट्रांस ब्यूटीन पहले से ज्यादा स्टेबल है सिस से, और ये भी वहीं पे जाके स्टेबल हुआ जहां पे सिस जाके स्टेबल हुआ है। तो सिस ब्यूटीन को स्टेबिलिटी ज्यादा गेन किया क्योंकि ऑलरेडी ये अनस्टेबल था ट्रांस से, जबकि ट्रांस पहले से स्टेबल था तो ये उतना ज्यादा स्टेबिलिटी गेन नहीं किया। तो तुम क्या नोटिस किए, जो कंपाउंड मोर स्टेबल है, ट्रांस ब्यूटीन मोर स्टेबल था, तो ट्रांस ब्यूटीन जो हीट रिलीज किया है ना उसका मैग्नीट्यूड लेस है, ये मैग्नीट्यूड हुआ। नॉर्मली जब भी एंथैल्पी ऑफ कंबसन को कंपेयर करने के लिए बोलेगा तो ऑलवेज आप मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करोगे। साइन बस ये बताता है कि ऐड हो रहा है कि रिमूव हो रहा है ना। अगर हीट को कंपेयर करना है तो मैग्नीट्यूड कंपेयर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस ब्यूटीन जो है वो मोर स्टेबल है सिस ब्यूटीन से, ठीक है। तो अगर हम डेल्टा एच कंबसन के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो हम नोटिस किए कि सिस ब्यूटीन का एंथैल्पी ऑफ कंबसन ट्रांस से ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिस ब्यूटीन जो है उसका एंथैल्पी ऑफ कंबसन ट्रांस से ज्यादा होगा, जो हीट रिलीज हो रहा है। तो यहां से क्या पता चला कि एंथैल्पी ऑफ कंबसन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर के, क्योंकि आइसोमर रहेगा तभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो तुमको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सेम अमाउंट में मिलेगा पर मोल के लिए, चाहे इक्वल अमाउंट के लिए, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन, ध्यान देना ये मैग्नीट्यूड है कंबसन का, है ना। हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना, इसको बहुत काम आता है ना, इस पे सवाल पूछता है। एंथैल्पी ऑफ कंबसन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आइसोमर। जो आइसोमर मोर स्टेबल है उसका एंथैल्पी ऑफ कंबसन लेस होगा, जो आइसोमर लेस स्टेबल है उसका एंथैल्पी ऑफ कंबसन ज्यादा होगा, ठीक है। नोट कर लो। अब देखो बच्चों, पिछले क्लास में हम बताए थे कि किसी भी रिएक्शन का अगर तुमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना है तो तुम चाहो तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिख सकते हो, बशर्ते कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेटा दिया हुआ हो। बिल्कुल उसी तरह से अगर मान लो कोई भी रैंडम रिएक्शन है जैसे कल था उसी तरह से, और तुमको रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का हीट नहीं बल्कि कंबसन का हीट दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करो कि रिएक्शन है हमारा ए गैसियस, कोई भी रैंडम रिएक्शन, कंबसन का रिएक्शन नहीं बोल रहे हैं, कोई भी रिएक्शन ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, ऐसा कोई रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का कोई ना कोई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा डेल्टा आर एच। तो मेरा बोलना है कि अगर तुम्हें ये कोई भी रैंडम रिएक्शन है लेकिन इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, इन चारों का तुमको कंबसन का डेटा दिया हुआ है, कंबसन का। ये रिएक्शन कंबसन का नहीं है। जो हमारा कंपाउंड है ए, अगर उसको ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो जितना हीट रिलीज होगा वो दिया हुआ है, बी को भी जलाओगे तो कितना हीट रिलीज होगा वो भी दिया है, सी का भी दिया है और डी का भी दिया है। तो वैसे केस में तुम चाहो तो डेल्टा एच को कंबसन के टर्म में लिख सकते हो, जैसे कल फॉर्मेशन के टर्म में लिखे थे। अंतर बस ये होता है कि फॉर्मेशन में प्रोडक्ट के हीट ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट के हीट ऑफ फॉर्मेशन को माइनस किए थे हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। जब कंबसन के डेटा के टर्म में लिखोगे तो रिएक्टेंट के हीट ऑफ कंबसन में से प्रोडक्ट के हीट ऑफ कंबसन को माइनस करोगे। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, पहले हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या सिखाए हम कि डेल्टा आर एच बराबर तुम लिखोगे रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबसन, यानी क्या ए का हीट ऑफ कंबसन, डेल्टा एच ऑफ कंबसन ऑफ ए। कौन सा ए? गैसियस ए। अगर सॉलिड रहता तो सॉलिड लिखते हैं। और इसका कोफिशिएंट कितना? स्मॉल ए, क्योंकि ये पर मोल में दिया रहता है तो सारे मोल के लिए हम ए से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस। उसी तरह से बी के लिए लिखोगे तो स्मॉल बी टाइम्स डेल्टा एच ऑफ कंबसन ऑफ बी गैसियस, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट का माइनस करोगे सी टाइम्स डेल्टा एच ऑफ कंबसन ऑफ सी गैसियस प्लस डी टाइम्स डेल्टा एच ऑफ कंबसन ऑफ डी गैसियस, ऐसा आ जाएगा।
यानी रिएक्टेंट के इंथैल्पी ऑफ कंबसन में से प्रोडक्ट के इंथैल्पी ऑफ कंबसन को माइनस कर रहे हो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। जब फॉर्मेशन कंबसन के बजाय अगर फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ था पिछले क्लास में, तो हम प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को माइनस किए थे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा आर एच बराबर सिग्मा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट का इंटू डेल्टा एच ऑफ कंबसन भी रिएक्टेंट का माइनस सिग्मा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का इंटू डेल्टा एच ऑफ कंबसन भी किसका, तो प्रोडक्ट का। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, है ना। इतना नोट करो, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों, प्रूफ करते हैं, कोई दूसरा रिएक्शन एज्यूम नहीं करके इसी में प्रूफ कर देते हैं, इसमें भी हो जाएगा। पिछले क्लास में बेंजीन का फॉर्मेशन किए थे एसिटिलीन से, उसमें प्रूफ किए थे, डायरेक्ट इसमें भी कर सकते हो। तो अगर तुमको ए और बी के कंबसन के टर्म में लिखना है तो एक काम करो, रिएक्टेंट जो है सारे रिएक्टेंट को ऑक्सीजन में जला दो। तो जब सारे रिएक्टेंट को ऑक्सीजन में जलाओगे तो तुमको मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। कार्बन अगर रहेगा तो CO2, हाइड्रोजन रहेगा तो H2O लिक्विड मिलेगा। इस तरह से जो ही मिलना है वो मिलेगा। क्योंकि हमें नहीं पता कौन कौन है, तो सीधे हम मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट लिख दिए यहाँ पे। ऑक्सीजन जो है उसका बैलेंसिंग करोगे, मान लो यहाँ पे X आ गया। बिल्कुल उसी प्रकार से जब इसको भी जलाओगे ऑक्सीजन में, तो एक बात बताओ, अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो लेफ्ट साइड में जो एटम होगा राइट साइड में वही एटम होगा और उतने ही संख्या में होगा। तो जब तुम इसको भी ऑक्सीजन में जलाओगे, तो इधर और इधर सेम एटम अगर है और ये वाला पार्ट बैलेंस्ड है, तो ये भी ऑटोमेटिकली खुद से बैलेंस्ड हो जाएगा। जितना कार्बन यहां उतना कार्बन यहां, जितना कार्बन यहां उतना कार्बन यहां CO2 के फॉर्म में, तो जितना कार्बन यहां है उतना यहां पे ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये अगर इससे बैलेंस्ड है और ये अगर इससे बैलेंस्ड है तो ये भी इससे बैलेंस्ड हो जाएगा। और जब ये इससे बैलेंस्ड होगा तो ऑक्सीजन उतना ही हमको चाहिए होगा इसको भी जलाने के लिए। ठीक है, तो देखो जब तुम यहां से यहां गए तो ये क्या होगा, हीट ऑफ कंबसन होगा किसका, ए का। ए अगर अपने मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट में चला गया तो ए का यहाँ पे कंबसन हो गया ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और ए का कोफिशिएंट कितना है, स्मॉल ए। तो तुम लिखोगे स्मॉल ए टाइम्स हीट ऑफ कंबसन ऑफ ए, तुम लिखोगे। ये हो गया 1 मोल का और हमारे पास स्मॉल ए मोल है, तो स्मॉल ए से मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस बी के लिए सेम चीज लिखोगे, तो हीट ऑफ कंबसन ऑफ बी लिखोगे और बी का कोफिशिएंट है स्मॉल बी, तो 1 मोल के लिए इतना, तो स्मॉल बी मोल के लिए स्मॉल बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही काम यहां करो, जब ये यहां गया तो सी का भी कंबसन हुआ, डी का भी हुआ। 1 मोल के लिए जो हीट आएगा वो डेल्टा एच कंबसन ऑफ सी आएगा 1 मोल के लिए, और सी मोल के लिए सी से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस डी टाइम्स डेल्टा एच कंबसन ऑफ डी हो गया। अब यहां पे हेस लॉ लगा दो, फ्रॉम हेस लॉ से। हेस लॉ क्या बोलता है, डायरेक्ट जाने का जो हीट है वो बराबर होगा इस वाले रास्ते का। तो अगर तुम यहां से यहां आओगे तो तुम एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एरो के डायरेक्शन में जाओगे तो ये हीट जस का तस आ जाएगा। नोट कर दो इसको, ए टाइम्स हीट ऑफ कंबसन ऑफ ए प्लस बी टाइम्स हीट ऑफ कंबसन ऑफ बी। यहां पहुंच गए बच्चों। अब यहां से हमें ऊपर जाना है तो एरो के उल्टा डायरेक्शन में जाना है, तो उसके लिए हम माइनस दे दिए, और माइनस देने के बाद हम चाहें तो ऊपर से नीचे आ जाए, है ना। तो ये वाला हीट हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, तो C टाइम्स डेल्टा एच ऑफ कंबसन ऑफ C प्लस D टाइम्स डेल्टा एच ऑफ कंबसन ऑफ D हो जाएगा। ठीक है, सेम वही एक्सप्रेशन आ गया जो भी हम लोग देखे थे। सही है बच्चों। अगर मान लो तुमको इस तरह से रैंडम कंपाउंड में समझ में नहीं आ रहा है तो कल जो हम एग्जांपल लिए थे उससे भी तुम कर सकते हो। मान लो हम यही रिएक्शन ले लिए कल वाला, 3C2H2 जो है वो जा रहा है बेंजीन में। अब तुम इसका डेल्टा आर एच लिखना चाहते हो कंबसन के टर्म में, तो तुम क्या करोगे, इसका भी कंबसन कराओगे, इसका भी कंबसन कराओगे, करा दो कंबसन। जब हम इसका कंबसन कराएंगे तो बनेगा क्या, 3 गुना 2 6, तो यहां पे आ जाएगा 6 CO2, 3 गुना 2 6, लेकिन H2O लिखना है तो H2O कितना आएगा, 3 H2O आएगा, है ना। हाइड्रोजन 6 हो गया। कितना ऑक्सीजन आएगा, तो 12 और 3 15, तो यहां पे लिख देंगे 15/2 O2। उसी प्रकार से इसका भी कंबसन कराओगे तो तुम नोटिस करो ये खुद ब खुद बैलेंस हो गया। रीजन, ये इससे बैलेंस्ड है, 6 कार्बन, तो देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है। हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन भी 6 है, ऑक्सीजन भी अपने आप बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अगर तुम इसका डेल्टा आर एच लिखोगे, डेल्टा आर एच बराबर, तो पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आओगे, तो यहां से यहां आओगे तो देखो 3 मोल C2H2 का तुम कंबसन करा रहे हो, तो तुम लिखोगे 3 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ कंबसन ऑफ C2H2
अब यहां पहुंच गए हम, यहां से ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो एरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम साइन देंगे माइनस का साइन दिए, माइनस का साइन देते ही अब हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा एच ऑफ किसका कंबसन हो रहा है, बेंजीन का, डेल्टा एच ऑफ कंबसन ऑफ बेंजीन। क्या नोटिस किया बच्चों, रिएक्टेंट के हीट ऑफ कंबसन में से प्रोडक्ट के हीट ऑफ कंबसन को माइनस कर रहे हैं कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। यहां भी सेम चीज आया था, है ना, और इसी को हमने इसके पहले क्या लिखा था, सिग्मा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। कहने का मतलब अगर सवाल में कोई रिएक्शन दिया है, कोई भी रिएक्शन, और तुमको उस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है, तो जब तुम एक्सप्रेशन लिखोगे तो प्रोडक्ट के हीट ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट वाले को माइनस करोगे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर फॉर्मेशन का डेटा नहीं देके कंबसन का डेटा दिया है तो तुम रिएक्टेंट के हीट ऑफ कंबसन में से प्रोडक्ट को माइनस करोगे। फॉर्मेशन दिया है तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, कंबसन दिया है तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट। ध्यान रहे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डेटा की बात कर रहे हैं हम, रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन कोई भी हो सकता है, ये जो रिएक्शन है कोई भी हो सकता है। ध्यान से देखो, ये ना फॉर्मेशन का रिएक्शन है ना कंबसन का, ये रिएक्शन भी ना ही फॉर्मेशन का है ना कंबसन का। तो जिस रिएक्शन का हम डेल्टा एच निकालते हैं, जिसको हम एलएचएस में लिखते हैं, वो कोई भी रिएक्शन हो सकता है। लेकिन जिसके टर्म में हम निकालते हैं, जिस डेटा को हम इस्तेमाल करते हैं, वो डेटा या तो फॉर्मेशन का होना चाहिए या तो कंबसन का होना चाहिए। तो थर्मोकेमिस्ट्री में ऐसा ऐसा 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में दिखाए थे, फॉर्मेशन के टर्म में लिखना, दूसरा आज दिखाए कंबसन के टर्म में लिखना, और उसका अगला जो है वो हम बाद में दिखाएंगे, वो होता है बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में लिखना। तो अगर इस 3 कॉन्सेप्ट पे तुमको अच्छे से कमांड है तो तुम्हारा कोई भी सवाल फंसने वाला नहीं है। ठीक है, नोट कर लो इसको। इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखने से पहले बच्चों एक थोड़ा सा कुछ और समझा देते हैं। देखो, मान लो कि तुम हाइड्रोजन गैस का कंबसन कराना चाहते हो, तो कंबसन कराओगे तो ऑक्सीजन में रिएक्शन कराओगे और बनेगा क्या, तो H2O लिक्विड बनेगा, और ये रिएक्शन का डेल्टा आरएच हो गया, डेल्टा आरएच। तो ये डेल्टा आरएच क्या है, ये हो गया हीट ऑफ कंबसन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन बच्चों ध्यान से जरा इसको देखो, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये सेम रिएक्शन वाटर का फॉर्मेशन का भी रिएक्शन है। कैसे, वाटर का 1 मोल बन रहा है और अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल फॉर्म से बन रहा है। तो हम चाहे तो इसी को लिख सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो फॉर्मेशन का भी होता है और कंबसन का भी होता है। ये रिएक्शन उन्हीं में से एक है। क्या तुम ऐसा और एग्जांपल बता सकते हो? ठीक है, तो बिल्कुल बता सकते हैं। मान लो कार्बन है सॉलिड ग्रेफाइट, ठीक है, तुम CO2 गैसियस का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना चाहते हो, तो फॉर्मेशन का मतलब कार्बन लोगे तुम ग्रेफाइट के फॉर्म में, और वो जो है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वो गैसियस के फॉर्म में होगा। तो ध्यान से देखो, ये डेल्टा आरएच जो है ये हीट ऑफ फॉर्मेशन आ गया CO2 का, क्योंकि CO2 अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। लेकिन साथ साथ सेम रिएक्शन कार्बन ग्रेफाइट का कंबसन का भी रिएक्शन है। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन सॉलिड। ठीक है, और बताओ ऐसा कोई और रिएक्शन पॉसिबल है? सल्फर सॉलिड ले लिए, और कौन सा, रोम्बिक की बात करेंगे हम, मोनोक्लिनिक नहीं। अगर यहाँ ग्रेफाइट के बजाय अगर डायमंड होता है तो फिर ये रिएक्शन जो है वो CO2 के फॉर्मेशन का नहीं होता, कंबसन का होता, डायमंड के कंबसन का, लेकिन ये फॉर्मेशन का नहीं होता, क्योंकि फिर CO2 अगर डायमंड से बन रहा है तो डायमंड हमारा मोस्ट है ना, वो इलेक्ट्रॉप नहीं है जिसके लिए फॉर्मेशन का रिएक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, यहां भी आ जाओ, अगर सल्फर मोनोक्लिनिक रहता है ना, और तुमको SO2 को फॉर्म करना है, तो SO2 का फॉर्मेशन मोनोक्लिनिक सल्फर से डिफाइन नहीं होगा, किससे डिफाइन होगा, रोम्बिक से होगा। तो रोम्बिक सल्फर में O2 गैसियस से रिएक्शन कराओगे तो डेल्टा आरएच बराबर आ जाएगा हीट ऑफ कंबसन ऑफ सल्फर रोम्बिक, और यही हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैसियस। ठीक है बच्चों, और बताओ, मान लो आप O2 का कंबसन करा रहे हो, मान लो कोई बोला कि O2 का कंबसन कराओ, तो कंबसन का क्या था, सेम O2 को O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या, O2 ही रहेगा। कहने का मतलब अगर आप O2 का कंबसन कराते हो, डेल्टा एच ऑफ कंबसन अगर O2 का लिखते हो, O2 गैसियस का, तो ये तो O2 में ही गया, तो ये 0 के बराबर होगा। याद करो, O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन भी 0 था, O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन जो था वो भी 0 था। तो ऑक्सीजन गैस का हीट ऑफ फॉर्मेशन कंबसन दोनों 0 होता है। और कोई गैस बता सकते हो, हाइड्रोजन का? तो नहीं, हाइड्रोजन का कहां से?
हाइड्रोजन का देखो हीट ऑफ कंबसन कराते हैं तो H2O बन जाता है। O2 का कंबसन O2 में कराओगे तो O2 ही बनेगा, तो ये हो गया। और बता नाइट्रोजन का, अगर तुम नाइट्रोजन का कंबसन कराते हो तो नाइट्रोजन को O2 के साथ जलाओगे तो क्या सिखाते हैं कि नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता है, तो N2 का N2 ही रह जाएगा, तो ये भी हमारा जीरो होता है। और साथ साथ हीट ऑफ फॉर्मेशन नाइट्रोजन का भी जीरो होगा। कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा कि नाइट्रोजन का कंबसन कराएंगे तो एंडोथर्मिक अभी आप बताए थे, तो वो कंबसन नहीं था, वो O2 से बस रिएक्शन था। वो O2 से रिएक्शन था, उस रिएक्शन को कंबसन का रिएक्शन नहीं करते हैं, और उसका रीजन यही था कि स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन था। अगर कंबसन की बात करोगे N2 का, तो हम सिंपली बोलेंगे कि N2 रिएक्शन नहीं करेगा O2 से, यानी अगर रिएक्शन में दिया हुआ है कहीं पे N2 और उसका कंबसन का तुमको डेटा लिखना है तो तुम सीधे वहां पे जीरो लिखोगे। और बताओ किसी का कंबसन अगर जीरो होता हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंबसन क्या होगा? कॉमन सेंस से सोच के देखो, डेफिनेशन से। अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड का कंबसन कराते हो तो CO2 को O2 में अगर जलाओगे, CO2 को अगर O2 में जलाओगे तो बाय डेफिनेशन कार्बन तो CO2 में ही जाएगा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहां भी सेम हो गया। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर यहां भी सेम हो गया तो हीट ऑफ कंबसन जो है यहां भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अब ये फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है ना, कोई नॉन जीरो वैल्यू होता है, लेकिन कंबसन का CO2 का अगर कंबसन कराओगे तो जीरो आएगा। और बताओ डेल्टा H ऑफ कंबसन अगर हम करा दें SO2 का, तो SO2 का भी जीरो आएगा, क्योंकि SO2 तो प्रोडक्ट में बनता है, तो इसका कंबसन कराओगे तो सेम ही रह जाएगा। और एक कौन सा बताए थे? एक बताए थे क्लोरीन का, है ना, Cl2। तो डेल्टा H कंबसन क्लोरीन ले लो, चाहे डेल्टा H फॉर्मेशन क्लोरीन ले लो, ये दोनों का दोनों जीरो होगा। ये वाला पार्ट कल बताए थे, और ये आज के क्लास से Cl2 O2 से रिएक्शन करके Cl2 में ही जाता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। ठीक है, अब नोट कर लो ये सारा। देखो बच्चों, सवाल देखते हैं। फर्स्ट में कर रहा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका पूछ रहा है CH2 का, तो तुम अब कंफ्यूज करोगे कि फॉर्मेशन ही बताए थे, हम कंबसन ही बताए थे। तो हमें इससे मतलब नहीं होता कि क्या रिएक्शन दिया हुआ है, हम ये बताए थे कि हमें इससे मतलब नहीं होता कि क्या रिएक्शन दिया हुआ है, हमें इससे मतलब होता है कि हम कौन सा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो सवाल को जब तुम पूरा पढ़ोगे तो तुम नोटिस करोगे कि डेटा तुमको किस चीज का दिया है, ज्यादा मात्रा में डेटा किसका दिया है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में देगा तभी ना तुम रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का लिखने में सक्षम होगे। तो आगे पढ़ो, आगे बोल रहा है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन सल्फर एंड CH2 और इतना इतना एंड इतना। कहने का मतलब तुमको कंबसन का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कंबसन का डेटा अगर दिया है तो इस डेटा को तुम इस्तेमाल करोगे अपना आंसर निकालने के लिए। तो ये डेटा को इस्तेमाल कहां पे करोगे? उस रिएक्शन में जिसका तुमको डेल्टा एच निकालना है। तो वो रिएक्शन हम कहां से लेके आए? तो वो रिएक्शन हम लिखेंगे, ये जो भी डेटा दिया है कार्बन का, सल्फर का, CH2 का, इन तीनों को देखकर ये बताओ कि इन तीनों से कौन सा रिएक्शन फॉर्म हो रहा है जिसका तुम्हें जरूरत है इस सवाल में। तो इसमें क्या पूछ रहा है? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन CH2 का। तो CH2 का फॉर्मेशन किससे होगा? फॉर्मेशन होता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल फॉर्म से। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कार्बन और सल्फर, तो CH2 का फॉर्मेशन कार्बन और सल्फर से होगा। और कार्बन सल्फर का तुमको डेटा दिया हुआ है, सवाल ब्रेक कर गया। तो जितना इस पे सवाल करोगे उतना ज्यादा अच्छे से इसमें कमांड आएगा, तुमको सोचना आएगा। सवाल को पढ़ते ही तुमको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रिएक्शन लिखना है ना। अब कोई बच्चा मान लो यहां पढ़ता है कि हीट ऑफ कंबसन CH2 का है, तो वो CH2 के कंबसन का रिएक्शन लिख देता। लेकिन CH2 के जब कंबसन का रिएक्शन लिखता तो उसमें प्रोडक्ट में CO2 और SO2 आता है, जो कि कहीं भी मेंशन नहीं है, तो उस रिएक्शन को लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो तुमको सवाल को पढ़ के ये पकड़ना होता है कि हम कौन सा रिएक्शन लिखें कि हमारा काम हो जाए। तो यहाँ पे हम कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? जो पूछ रहा है उसी का रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, CH2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो रिएक्शन क्या होगा? CH2 पहले तो प्रोडक्ट में आएगा, लिक्विड दिया है तो हमने लिक्विड लिख दिया, बनेगा किससे? तो कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट से, है ना, और सल्फर 2 रोम्बिक, ठीक है, ऐसा होगा। और इसका डेल्टा RH हमें निकालना है। तो ये डेल्टा RH बराबर क्या लिखोगे? देखो बच्चों, ये एक फॉर्मेशन का रिएक्शन है, लेकिन अब हमें फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ये सिंपली एक रिएक्शन है जिसका डेल्टा H चाहिए, और इसका डेल्टा H निकालने के लिए हमें डेटा दिया है कंबसन का। तो जब कंबसन का डेटा हम यूज करते हैं तो किसमें से किसको माइनस करते हैं? तो कंबसन का डेटा जब इस्तेमाल करते हैं तो हम रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन सॉलिड प्लस 2 टाइम्स हीट ऑफ कंबसन ऑफ सल्फर सॉलिड, और इसमें से माइनस कर देंगे हीट ऑफ
कंबसन ऑफ CH2 लिक्विड। ठीक है बच्चों, अब डेटा यहां से वैल्यू पुट कर दो। कार्बन का दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ कंबसन -393.3। नोटिस कर रहे हो कंबसन का सारा डेटा नेगेटिव में है, क्योंकि बताया था कि कंबसन जो होता है हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सल्फर का दिया है -293.72 और यहाँ कोफिशिएंट में 2 है तो उसमें मल्टीप्लाई हो गया। माइनस CH2 का दिया है -1108। आगे में भी एक माइनस है। कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना इस चैप्टर में, कहीं भी एक जगह साइन में गड़बड़ हुआ तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। -1108.76 यहां से सॉल्व करोगे आपका आंसर जो है किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। पर मोल क्यों? क्योंकि 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो। अगला पढ़ो बच्चों। नेक्स्ट में कर रहा है when 2 moles of C2H6 are completely burnt 3120 जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। इतना जूल हीट लिबरेट हुआ। ठीक है, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। फॉर्मेशन का पूछ रहा है, तो फॉर्मेशन का पूछ रहा है तो क्या लिखते हैं? 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन बराबर C2H6 लिखते हैं। जो पूछ रहा है उसको हम सीधे लिखते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वैसे भी ये तुम नहीं लिखोगे, यहां लिखोगे तो इससे तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। तो जितना सिंपल दिखता है सवाल, अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उतना आसानी से होने वाला नहीं है। जैसे इसमें पूछा था फॉर्मेशन का, तो हम इसके फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखे थे। तो इसलिए लिखे थे क्योंकि फॉर्मेशन में जो जो एलिमेंट था हमें उसका कंबसन का डेटा दिया हुआ था। लेकिन यहां पे अगर C2H6 का तुमसे पूछ रहा है तो C2H6 में जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, तुमको पूरे सवाल में कहीं भी उसका डेटा दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा। तो ये रिएक्शन लिखने का हमको कोई फायदा नहीं है। तो फिर हम कौन सा रिएक्शन लिखेंगे? आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन C2H6 का बताओ। डेटा दिया है गिवन डेल्टा HF0 यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का और H2O का दिया है, या हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है CO2 का और H2O का। और फर्स्ट लाइन में C2H6 को जला रहा था, कंप्लीटली जला रहा था ऑक्सीजन में। बॉन्ड जब भी लिखेगा ऑक्सीजन में करेगा। तो जब तुम इसको ऑक्सीजन में जलाओगे तो CO2 और H2O मिलेगा। और नीचे हम देख रहे हैं कि CO2 और H2O का डेटा दिया हुआ है। यहां से हमको पता चल गया कि रिएक्शन कौन सा लिखना है। जो हमको डेटा देगा उसी से रिलेटेड तुम रिएक्शन लिखोगे। तो रिएक्शन क्या लिखे? 2 मोल को जला रहा है। ठीक है, लिख दिया हमने 2 मोल C2H6। फेज मेंशन नहीं किया है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस O2 के साथ जला है, O2 गैसियस, तो मिलेगा CO2 गैसियस और H2O लिक्विड। CO2 कितना? 2 गुना 2 4, यहाँ 4 आ जाएगा। 2 गुना 6 12, तो यहाँ पे 2 पहले से है तो 6 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना? 4 गुना 2 8, 8 6 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, और इसका डेल्टा RH कितना होगा? तो सवाल खुद ही बोल रहा है कि जब इसका 2 मोल हम जलाते हैं तो हीट जो लिबरेट होता है, रिलीज होता है, वो है 3120 जूल। तो रिलीज हो रहा है तो साइन नेगेटिव होगा। तो डेल्टा RH हम लिखेंगे -3120 जूल। यहां तक आ गया। अब देखो, हमें डेटा दिया है CO2 और H2O का फॉर्मेशन का, यानी CO2 का फॉर्मेशन का डेटा दिया है, H2O के फॉर्मेशन का डेटा दिया है, C2H6 के फॉर्मेशन का पूछ रहा है, और O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। कहने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका तुमको हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है। तो ये सवाल में जब तुम एक्सप्रेशन लिखोगे तब तुम फॉर्मेशन का डेटा इस्तेमाल कर रहे हो। ये दोनों सवाल इसलिए हम जानबूझ के लिए। इस वाले सवाल में जब तुम RHS लिख रहे थे, RHS, तो तुम कंबसन का डेटा इस्तेमाल कर रहे थे। तीनों डेटा कंबसन का है। लेकिन इस सवाल में जो डेटा है वो फॉर्मेशन का है। और हम बताए थे कि इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि किस डेटा में तुम लिख रहे हो। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चाहे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, जो तुम कर रहे हो वो किस डेटा के माध्यम से कर रहे हो। तो इसमें हम कंबसन के माध्यम से कर रहे थे तो हमने रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस किया था। इसमें फॉर्मेशन के टर्म में हमको RHS लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन घटाएंगे। तो क्या लिखोगे? डेल्टा RH यहां से लिख रहे हैं। डेल्टा RH जो आ गया -3120 इज इक्वल टू प्रोडक्ट है 4 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैसियस प्लस 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, और इसमें से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट को, यानी 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 प्लस इसका कोफिशिएंट है 7, यानी 7 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैसियस। ठीक है बच्चों, डेटा पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। O2 का कितना लिखते हैं? O2 का हो जाएगा 0। देखो, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को इस बार घटाएं, क्यों? क्योंकि डेटा हमने फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा -3120 इज इक्वल टू 4 टाइम्स CO2 का फॉर्मेशन का डेटा। CO2 का फॉर्मेशन का कितना है? -395 प्लस 6
टाइम्स -286 और इसमें से माइनस कर दोगे 2 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये पूछ रहा है, मान लो इसको x कर लेते हैं, बार बार इतना बड़ा लिखना नहीं एग्जाम में, इसको हमने x मान लिया, यही x तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। प्लस कितना, +0। अब यहां से सॉल्व करके आप चाहो तो x निकाल सकते हो, है ना। अगर हमने सब कुछ सही किया, देख लेना, हो सकता है जल्दीबाजी में, है ना, जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं एक बार तुम लोग जरूर क्रॉस चेक कर लेना। हो सकता है बैलेंसिंग गड़बड़ हो गया होगा मेरे से, नहीं तो कोफिशिएंट लिखने में गड़बड़ हो गया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही है जो तुमको सिखाया। कंबसन के टर्म में लिखना है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, फॉर्मेशन के टर्म में लिखना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। किसको लिखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, किसके टर्म में लिखना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से x निकल जाएगा, तुम्हारा आना चाहिए -88 किलो जूल पर मोल। हमने जो डेटा इस्तेमाल किया है ना, वो भी किलो जूल में है, ये किलो जूल में है, लेकिन ये 3120 जूल है ना। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वो जूल में दिया हुआ था या किलो जूल में दिया हुआ था। किलो जूल कर लेना यहाँ पे, 1 किलो जूल होगा, ठीक है बच्चों। ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है ना। ये भी हमारा किलो जूल में है और ये सारा भी किलो जूल में है, सेम यूनिट में रहना चाहिए। अगर अलग अलग यूनिट में रहता तो या तो हम जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते, नहीं तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। वहां पे छूट गया था कि किलो जूल कर लेना। ये भी किलो जूल में, ये भी किलो जूल में, जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, -88 किलो जूल पर मोल आएगा। इसमें यूनिट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, देखते हैं दो सवाल। फर्स्ट में कह रहा है कि कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया गया और CO2 मिला +x किलो जूल लिखा है, +x किलो जूल। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी कंजर्वेशन से, मान लो ये 20 है तो प्रोडक्ट में इन दोनों को मिला के 20 होगा। कहने का मतलब अगर ये x है तो ये 20 -x होगा। इट मीन्स कि CO2 का एनर्जी रिएक्टेंट की तुलना में कम है, और अगर CO2 का रिएक्टेंट की तुलना में कम है तो हीट यहां रिलीज हुआ, कितना रिलीज हुआ, x रिलीज हुआ। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका डेल्टा एच कितना होगा तो तुम बोलोगे -x किलो जूल। जब भी प्रोडक्ट में हीट को ऐड करें डेल्टा एच माइनस में लिखना, जब रिएक्टेंट में प्लस का साइन बना के लिखता है तो हम इसको प्लस में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस को जब प्रोडक्ट में लाओगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन उल्टा करोगे तो फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 में गया तो इस प्रक्रिया में x किलो जूल हीट रिलीज हुआ, इसका यह मतलब होता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाया तो इस प्रक्रिया में y रिलीज हुआ, तो y रिलीज हुआ तो इसका डेल्टा एच हो जाएगा -y किलो जूल। तो कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन CO का बताइए क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन CO का। तो CO के हीट ऑफ फॉर्मेशन का पहले रिएक्शन लिख लो, तो C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैसियस बराबर CO गैसियस आएगा। ये CO का हम फॉर्मेशन करा रहे हैं, फिर से देखो समझाते हैं। करे हीट ऑफ फॉर्मेशन CO का, तो तुम CO के फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखोगे। फॉर्मेशन का मतलब CO हमारा प्रोडक्ट में जाएगा और बनेगा किससे, तो अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप से। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। तुमसे इसी का डेल्टा एच पूछ रहा है, तो इसको लाने का दो तरीका। एक तो तुम रिएक्शन को उल्टा सीधा करके कुछ ऐसे जोड़ो कि ये रिएक्शन आ जाए। तो क्या करें हम, देखो तो कार्बन हमको लेफ्ट साइड में चाहिए, तो ढूंढो तो कहां कार्बन लेफ्ट साइड में है, तो इस ऊपर वाले में लेफ्ट साइड में है, तो इसको जस का तस लिख दो। तो कार्बन हम लिख दिए सॉलिड प्लस O2 बराबर CO2 गैसियस और इसका डेल्टा एच है -x, ठीक है। कार्बन का कोफिशिएंट 1 चाहिए, वहां भी कोफिशिएंट 1 है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो O2, अगला कौन है O2, तो O2 तो इसमें दो जगह है, तो तुम किसको लेफ्ट रखो किसको राइट रखो उस पर तुम कमेंट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। O2 के बाद कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ढूंढो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड कहां पे है, तो ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमको चाहिए किधर, प्रोडक्ट में, और ये है किधर, रिएक्टेंट में। तो हमको रिएक्शन को उल्टा करना होगा, कर दो रिएक्शन को उल्टा, तो ये हो जाएगा CO2 गैसियस बनाएगा CO गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस, और इसका डेल्टा एच, क्योंकि रिएक्शन को उल्टा किए हो तो जो डेल्टा एच -y था वो हो जाएगा +y। अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दें, क्योंकि CO का कोफिशिएंट यहां भी 1 है यहां भी 1 है, अगर दोनों को तुम जोड़ोगे तो तुम्हारा ये रिएक्शन आना ही है, तय है आना, ठीक है। जोड़ के देखो, CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, कार्बन को हमने जस का तस लिख दिया, यहां एक O2 RHS में हाफ O2, तो RHS का हाफ O2 अगर LHS में जाएगा तो 1 में से हाफ घटेगा तो ये आ जाएगा हाफ O2, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका डेल्टा एच क्या होगा, जब तुम इन दोनों को जोड़े तो ये आया, तो इनका डेल्टा एच भी जुड़ जाएगा, तो डेल्टा एच आ जाएगा y-x किलो जूल पर मोल। सही है बच्चों, तो हो गया ये। अब देखो हम चाहें तो सेम सवाल को
कंबसन चाहे फॉर्मेशन के टर्म में जो भी लिखना सिखाए थे उसके सहारे भी कर सकते हैं। पहले हम इसे क्यों किए, क्योंकि रिएक्शन दिया हुआ था तो उल्टा सीधा करके जोड़ना घटाना आसान था। लेकिन अगर तुम रिएक्शन को पहचान लो तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कार्बन को O2 में जलाए हो और CO2 बना, तो ये रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो वास्तव में कार्बन का कंबसन का डेटा दिया हुआ है। ये जो भी -X है ये कार्बन के कंबसन के रिएक्शन का -X है, तो ये कंबसन का रिएक्शन हो गया। सिमिलरली सेकंड वाले में ध्यान से देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 में जलाया तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 मिल रहा है, तो ये भी एक कंबसन का रिएक्शन है। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि डेटा को देख के कि डेल्टा H कंबसन कार्बन का दिया हुआ है -X और डेल्टा H कंबसन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड का -Y के बराबर। ठीक है बच्चों, और हमें इस रिएक्शन का डेल्टा H चाहिए, इसका हमें डेल्टा H चाहिए। तो अगर इसका डेल्टा H तुम लिखोगे RHS में कंबसन का डेटा अगर इस्तेमाल करोगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट है उसका कंबसन का हीट दिया हुआ है। अगर तुम कंबसन का डेटा इस्तेमाल करोगे तो क्या लिखोगे, रिएक्टेंट का हीट ऑफ कंबसन माइनस प्रोडक्ट। तो हम लिख रहे हैं रिएक्टेंट में कार्बन, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डेल्टा H ऑफ कंबसन कार्बन का प्लस अगला O2 है तो लिखा जाएगा हाफ डेल्टा H ऑफ कंबसन O2 गैसियस का, है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो O2 गैसियस यहाँ पे लिखे हैं हम, हाफ डेल्टा H कंबसन O2 गैसियस का। रिएक्टेंट का काम हो गया, माइनस साइन लगा के क्या लिखेंगे, डेल्टा H ऑफ कंबसन कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, कंबसन कार्बन का, तो कार्बन के कंबसन का डेटा है -X, हमने यहाँ पे लिख दिया -X। O2 का अभी सिखाए थे कि O2 का हीट ऑफ कंबसन 0 होता है, तो ये तो सेकंड टर्म पूरा 0 हो गया। माइनस लिख दिया हमने, और माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर में हीट ऑफ कंबसन CO का वो कितना है -Y, लिख दो -Y। क्या रिजल्ट आ गया, Y -X। देखो तो सेम चीज आ गया। लेकिन जब भी रिएक्शन दिया रहेगा उल्टा सीधा करके अगर जोड़ोगे तो ज्यादा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जब रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, लैंग्वेज में सवाल होगा तो रिएक्शन को लिखने वगैरह बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इस तरीके से शॉर्टकट में कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तुमको दोनों तरीका आना चाहिए। तो अगले क्लास में वास्तव में हम इस पे काम भी करेंगे कि रिएक्शन को उल्टा सीधा कैसे करके जोड़ते हैं कि हमारा सवाल आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी तुमको ये सब कॉन्सेप्ट सिखा दिए, फॉर्मेशन में लिखना, कंबसन में लिखना, है ना। रिएक्शन को जोड़कर अभी नहीं करोगे, ये जो बस सिखाए हैं इसको बस करोगे। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कितना एनर्जी रिलीज होगा, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द कंबसन ऑफ 5.8 ग्राम ऑफ C4H10। 5.8 ग्राम, तो 5.8 ग्राम क्या होता है, 5.8 ग्राम C4H10। तो यहां से अगर मोल निकालोगे तो मास बटा मोलर मास, तो 5.8 और C4H10 का मोलर मास 58, तो ये आ गया 0.1 मोल। एकदम घटिया सवाल है। रिएक्शन दिया है 2 मोल ब्यूटेन का कंबसन करा रहा और हीट रिलीज हो रहा है 5756। हमसे हीट रिलीज्ड पूछा है। हीट रिलीज्ड का मतलब मैग्नीट्यूड बस लिखेंगे, साइन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हीट एक्सचेंज पूछता तो हम साइन मेंशन करते हैं। हीट एब्जॉर्ब बोलेगा, हीट एडेड बोलेगा, तो ऑलरेडी वो बता दिया कि हीट रिलीज हो रहा है चाहे एब्जॉर्ब हो रहा है, वहां अलग से साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 मोल से हीट रिलीज हुआ 5756, तो 0.1 मोल से कितना रिलीज होगा, तो हम लिखेंगे हीट रिलीज्ड, सीधे हम लोग यूनिटरी मेथड से कर लेंगे। तो 2 मोल से रिलीज हुआ 5756, तो 1 मोल से अपॉन 2 हो जाएगा, तो 0.1 से कितना, 0.1 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारा किलोजूल में आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो। तो यहां पे बच्चों आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, और बहुत सारा रिएक्शन तुमको दिया है और किसी पार्टिकुलर रिएक्शन का डेल्टा चाहिए, तो कैसे उल्टा सीधा जोड़ के हम उसको लाते हैं ये सिखाएंगे। और ये वास्तव में हेस लॉ का ही कॉन्सेप्ट है। हेस लॉ को ही यूज करने का एक तरीका वो होता है। एक तो होता है कि हम लूप बना के करें, जो हम लूप बना के कर रहे थे फॉर्मेशन कंबसन में, और एक होता है रिएक्शन को उल्टा सीधा जोड़ के करना। ठीक है, तो रिएक्शन को उल्टा सीधा जोड़ के करना जो होता है वो ज्यादा आसान होता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। सारा रिएक्शन लिखने में अच्छा खासा टाइम चला जाता है। ठीक है, तो तुम जिसमें कंफर्टेबल रहोगे उससे तुम करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में।